गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है अमेरिका से कि ट्रम्प साहब का कहना है कि भारत के ऊपर लगे हुए जो 50% के टैरिफ हैं शायद थोड़े कम किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रम्प साहब जो कहते हैं, ट्रम्प साहब जो करते हैं, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब तक कर ना दें तब तक कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गया है और उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल गई हैं मुनीर को। जी हाँ, फील्ड मार्शल मुनीर को। और ये एक किस्म से उसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी दे देता है किसी भी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग से, यानी कि लॉ को ही अपनी साइड में कर लिया गया है। एक और खबर है कि जो शट डाउन है इस टाइम यूएसए के अंदर पार्टली ख़त्म होने के आसार हो गए हैं। उसमें जनवरी तक की फंडिंग का कुछ बंदोबस्त किया गया है और ख़ास तौर से जो फूड सब्सिडी की जो फंडिंग है उसको थोड़ा लंबे समय के लिए दिया गया, लेकिन बाकियों के लिए अभी भी जो जद्दोजहद है वो चल रही है। और एक सनसनीखेज खबर ये कि अपाचे हेलीकॉप्टर का एक बैच जो अमेरिका से इंडिया आ रहा था और बीच में शायद लंदन में रुका था और उसके बाद वो वापस चला गया। इंडिया के अंदर डिलीवरी ही नहीं की गई। क्यों वापस चला गया, ये क्या प्रॉब्लम क्या हुई, अल्टीमेटली क्या टेक्निकलिटी इन्वॉल्व थी जो ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले ये अपाचे की बात कर लेते हैं। आप सबका स्वागत है वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। मैं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। अपाचे के जो बहुत इसको फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, ये अमेरिका से उड़ते हैं। एक बड़ा AN-124 भीमकाय हवाई जहाज़ है, ट्रांसपोर्ट कैरियर। उसके अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर होते हैं। वहाँ से चलता है, लंदन में रुकता है, यानी कि ब्रिटेन में रुकता है। 8 दिनों तक वहाँ रहता है और भारत आने की बजाय वापस अमेरिका चला जाता है, जहाँ से चला था, यानी कि मेसा गेटवे हवाई अड्डा जो है। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी थी और 1 हफ्ता ये ब्रिटेन में रुका रहा और उसके बाद ये डिलीवरी अचानक से टल गई। ये हुआ क्या अल्टीमेटली, क्यों हुआ है? ये घटना 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच की है। जी हाँ, इस फ्लाइट को पहले एरिजोना के मेसा गेटवे एयरपोर्ट से उड़ान भरनी थी, सीधा भारत पहुंचना था। लेकिन अचानक वो पहले इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट गया, वहां पर कई दिन रुका, ऑलमोस्ट 8 दिन रुका। द वॉर जोन कोई मैगजीन है या ब्लॉग है, उनकी रिपोर्ट के अंदर उनका कहना है कि कंपनी उन लॉजिस्टिक प्रॉब्लम पर सोच रही है जिसके कारण इस ट्रांसपोर्ट के अंदर बाधा आई थी। अल्टीमेटली क्या वास्तव में कोई इसके अंदर प्रॉब्लम हुआ है? क्या वास्तव में लगता है क्या? ये अपाचे हेलीकॉप्टर लेके आना और फिर उसको वापस ले जाना, 8 दिन तक ब्रिटेन में खड़ा रखना, इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। अब ये क्या रहस्य हैं ये समझ नहीं आया। और ये 1 नवंबर को अमेरिका से रवाना होकर इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट के लिए आया और उन हेलीकॉप्टर्स को एक्चुअली पर्टिकुलर कलर भी दिया गया था इंडियन एयरफोर्स की डिमांड की वजह से। और लेकिन उसके बाद 8 दिन तक ये ज़मीन पे खड़ा रहा। ये फिर उसके बाद विमान उड़ा लेकिन भारत नहीं आया और वापस अटलांटिक महासागर के ऊपर से होकर ये मेसा गेटवे एयरपोर्ट पे फिर से चला गया। अब 8 नवंबर को वहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स को इस बड़े एयरक्राफ्ट से, जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट था, उसमें से निकालते हुए देखा गया। ये दरअसल 2020 में जो सौदा हुआ था उसके हिसाब से ये $796 मिलियन, यानी कि करीब करीब $800 मिलियन के ये सौदा था और 6 हेलीकॉप्टर का सौदा था। लेकिन कुछ समझ नहीं आई ये बात कि ये क्या रहस्य है, क्या मिस्ट्री है कि आया भी और वापस भी चला गया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, अंदर की बात होगी। क्या फिर से अमेरिका कोई हमारा बदला निकाल रहा है हमसे? पता नहीं। अमेरिका भारत के ऊपर हो सकता है कि एक छोटा सा
रहम करके जो ट्रेड वॉर है उसके अंदर टैरिफ पे कमी कर दें। ट्रम्प साहब कहते हैं कि हम एक अच्छी डील के करीब हैं जो सभी के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये अच्छी डील कहाँ से निकल के आ रही है? सर्जियो गोर को भारत के अंदर एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। उनका कहना है कि हम भारत के साथ एक समझौता कर रहे हैं, लेकिन वो भारत हमें अमेरिका को पसंद नहीं करता है, मेरी सरकार को पसंद नहीं करता है, लेकिन हो सकता है कि वो फिर से मुझे पसंद करना शुरू कर दें और हम एक समझौता करने जा रहे हैं। लेकिन समझौता तो फिर उसी टर्म पे होगा ना जिस टर्म के ऊपर कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, EU के साथ हुआ है। हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कुछ कंसेशन तो देने वालों में से ये है नहीं, ये तो मैं भी समझ के चलता हूँ। बाकी जहाँ तक भारत की तारीफ़ करने की बात है, मोदी की तारीफ़ करने की बात है, वो तो उनका रोज़ का काम है या हर तीसरे दिन का काम है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग है। फिर कहना है कि इंडिया सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में एक है, 150 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, मोदी के साथ उनके शानदार रिलेशनशिप है, सर्जियो गोर ने इसे वहाँ जाकर और ज़्यादा मजबूती दी है। और इससे पहले 5 नंबर को पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि इंडिया अमेरिका के बीच में बायलैटरल टॉक्स जो है अच्छे ढंग से चल रही हैं और कई सेंसिटिव मुद्दे हैं, सीरियस मुद्दे हैं, इनमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब पहले तो कहा जा रहा था कि भई मई जून तक समझौता होगा, फिर जुलाई तक होगा, फिर सितंबर होगा, अब नवंबर होगा। अभी करीब करीब जो ट्रेड है कुल मिला के दोनों देशों के बीच में, उसको बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी ये पॉसिबल है और हमें शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रम्प साहब जो कहते हैं, ट्रम्प साहब जो करते हैं, इन दोनों में एक ज़मीन आसमान किस्म का फ़र्क होता है। और अभी तक जो उन्होंने किया है वो हमको सिर्फ चोट देने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो पास हो गया है। एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है मुनीर के लिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जैसे इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, CDS है या डिफेंस सर्विसेज है, यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF बनाया गया है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक किस्म से इसको मैंडेट मिल जाएगा। 2/3 की मेजोरिटी से पार्लियामेंट पे ये पास हुआ है। अपोजिशन ने वॉकआउट किया, पहले तो अपोज भी किया था, फिर वॉकआउट भी किया है। सरकार का दावा है कि इससे आर्मी को और देश को मजबूती मिलेगी और एक नई पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाएगा और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं कि कोर्ट भी बनाया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें क्या क्या बदलाव होंगे। CDF तो बन गया इनका, वहाँ पर मुनीर जो हैं वो उनकी पावर में बहुत इजाफा हो जाएगा और जो भी इसके अंदर नई अपॉइंटमेंट होंगी आर्म फोर्सेस के अंदर, नेवी में, एयरफोर्स में या नीचे ज़मीनी जो नेवी आर्मी होती है, वो सब बिना मुनीर के नहीं हो पाएंगे। ये भी प्रस्ताव है कि सरकार जो है फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे रैंक भी दे सकती है। फील्ड मार्शल का दर्जा पूरी लाइफ रहेगा, जो कि ऑलरेडी इनको मिल चुका है, जो क्या कहते हैं कि मुनीर को मिल चुका है। तहरीक-ए-इंसाफ जो कि पार्टी है इमरान खान की, उसने इसका विरोध किया था कि ये तो गलत है। उन्होंने इस बिल के पेपर भी फाड़े और फिर लॉ मिनिस्टर की ओर भी फेंका और वॉकआउट किया और इनके वॉकआउट के बाद आराम से बिल को पास करवा लिया गया। अब यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है कि जहाँ पर मुनीर को यानी कि CDF को लॉ से इम्यूनिटी की बात की जा रही है कि इनके खिलाफ लाइफ टाइम कभी कोई केस दायर नहीं हो सकता है। लाइफ टाइम यानी कि जो मर्जी ये क्राइम कर लें, जो मर्जी करप्शन कर लें, जो मर्जी ये काम कर लें, लेकिन इनके खिलाफ जो लीगल इम्यूनिटी उनको देने की बात की गई, इनके खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता, इन्हें किसी अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी एक कंट्री से ही ऊपर हो गया कि तुम्हारे ऊपर कोई लॉ ही लागू नहीं होगा, तुम कुछ भी क्राइम कर लो लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई भी अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दैट इज़ ट्रबलिंग द पीपल आल्सो, दैट्स ट्रबलिंग द PTI आल्सो इन पाकिस्तान। अब आते हैं ये एक क्या कहते हैं कि शट डाउन के ऊपर जो अमेरिका के अंदर जो पार्टली थोड़ा सा रिजॉल्व हुआ है, पूरा तो नहीं है कि 8 जो
डेमोक्रेटिक सेट सेनेटर्स थे, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ पेश किया और वो एक्सेप्ट किया, और एक अहम बिल जो था जिसके अंदर जनवरी तक की फंडिंग का बंदोबस्त किया गया है। अभी तो नवंबर आया है, ताकि जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या आर्मी है या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको सैलरी तो मिले, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, नेशनल सिक्योरिटी की हो या कोई और हो, उनकी लोगों की सैलरी मिलेगी तो कम से कम वो नौकरी पे तो आएंगे। अब ये बिल जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाएगा, यानी कि लोअर हाउस में भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलते ही ट्रंप साहब इसके ऊपर साइन करेंगे। शटडाउन जो है ऑलमोस्ट 42-43 डेज का हो गया, वो अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले का जो सबसे लंबा शटडाउन था वो भी अमेरिका का ही था, जो 35 डेज का था, ट्रंप के काल का ही था। लेकिन अब हो सकता है कि एक टेम्पररी एटलीस्ट जो इनको परमिशन मिली है, जनवरी के एंड तक फंडिंग उनको मिल जाएगी, जिससे बंद पड़े दफ्तर, सर्विसेज और सैलरीज ये पास हो जाएंगी। 60-40 से बिल पास हुआ और ज़्यादातर रिपब्लिकन्स ने बिल के पक्ष में मतदान किया, लेकिन 8 डेमोक्रेट्स ने पार्टी की लाइन तोड़ते हुए एक टेम्पररी रिलीफ सरकार को दिया कि ताकि कंट्री कोलैप्स ना हो जाए। केवल एक रिपब्लिकन सेनेटर केंटकी के रैंड पॉल ने सरकार के खिलाफ वोट किया वहाँ पर। जब वोटिंग पूरी हुई तो हॉल लगभग खाली था, लेकिन जितने भी मौजूद सांसद थे उन्होंने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया कि कम से कम जनवरी तक की तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और अब एटलीस्ट उनको सैलरी मिल पाएगी, सरकार के कामकाज हो पाएंगे। लेकिन हाँ, साथ में जो मिलिट्री के लिए और पार्लियामेंट्री एजेंसीज है उनके लिए और एग्रीकल्चर के लिए उनको पूरे साल का फंड मिल जाएगा, लेकिन बाकी जितना है और फेडरल जो एम्प्लॉयज़ है उनको शटडाउन के दौरान पूरा सैलरी मिलेगा। फूड असिस्टेंस के प्रोग्राम को भी सितंबर तक का फंडिंग मिल जाएगा, क्योंकि हर 8 में से एक अमेरिकन को क्या कहते हैं कि फूड की जो सब्सिडी जो होती है, जिसे कि स्नैप कहा जाता है, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम, जी हाँ, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम यानी कि फूड सब्सिडी है, इसको सितंबर तक दिया गया है। और अब इसके बाद में जो बाकी सारे जो गवर्नमेंट की सारी फंडिंग है जो अभी काफ़ी बड़ी है, उसके ऊपर अब बातचीत होगी। बातचीत करके देखा गया, लेकिन हेल्थ का जो मेन इशू था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, हेल्थ सब्सिडी का कि रेस्टोर करना है। तो ये चीज़ें जो वहाँ से निकल के आई हैं, एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि चलो थोड़ा सा मसला तो तुम्हारा सॉल्व हुआ है, इससे ज़्यादा हम और क्या कहेंगे। इसके साथ एक बीबीसी के अंदर जो एक हंगामा मचा कि जहाँ पे उनके जो कई बड़े जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के साथ एडिट करके छेड़छाड़ का आरोप लगा, और ट्रंप ने कहा कि आप लोग बहुत बेईमान लोग हैं। और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच को आपने जिस ढंग से एडिट किया है वो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने वायलेंस को प्रमोट किया हो। अब ये 2021 की बात थी और उसको लेके ये सारी चीज़ें जो एडिटिंग आई है इनकी, तो बीबीसी के जो टॉप चीफ हैं, जिसमें बॉस टिम डेवी भी हैं, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं या उनको निकाला जा रहा है, और जो भी है। लेकिन बाद में अभी कुछ सुनने में आया कि कुछ उन्होंने माफ़ी भी मांगी है बीबीसी की ओर से, कुछ इस टाइप का कि जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। चलिए, अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं थोड़ी सी बीबीसी जैसी एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक काफ़ी ही, जिसे क्या कह सकते हैं कि एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं कहेंगे हम उसको। अच्छी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पर कि जो भी ख़ास तौर से लोगों का विश्वास होता है किसी एक संस्था के अंदर, वो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, बीबीसी को इससे थोड़ी चोट तो लगी है, उसकी ट्रस्ट को चोट लगी है, और पहले भी कई बार लगी है, लेकिन वो रेस्टोर कर लेते हैं। उम्मीद है कि वो फिर से जो क्या कहते हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी को रेस्टोर कर लेंगे। तो इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। गुड नाइट।